ठीक है बेटा, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना नेक्स्ट पार्ट सेल का। मैम इसमें 7 हैं। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं सेल का अपना नेक्स्ट पार्ट। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, और इस टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक का बेटा नाम है सेल साइटोप्लाज्म। इस टॉपिक का नाम है बेटा साइटोप्लाज्म। कॉपी में बेटा नोट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है बेटा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, देखो सुनेंगे मुझे ध्यान से। साइटोप्लाज्म बेटा, चाहे सेल यूनिसेलुलर हो या सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल हो, चाहे सेल यूनिसेलुलर हो ऑर्गेनिज्म का हो या फिर किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर का सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे फंगस का सेल हो, या फिर प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सारे सेल्स में, चाहे बेटा सेल में एक मेम्ब्रेन हो या फिर सेल में 2 मेम्ब्रेन हो, या फिर किसी बैक्टीरिया के सेल में कितनी भी मेम्ब्रेन हो, कितनी भी मेम्ब्रेन हो, सारे के सारे सेल्स के अंदर हमें मिलता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, लिक्विड फिल्ड स्ट्रक्चर, और इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो भी अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा है, जो भी अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा है, इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लिख देता हूं क्या होता है साइटोप्लाज्म। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर filled inside the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर फिल होता है, उस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर filled inside the cell membrane is called साइटोप्लाज्म। बहुत छोटा सा ये टॉपिक है। तो साइटोप्लाज्म, अभी तक हमें पता चला कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म होता है। देखते हैं बेटा, देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है। तो हम पढ़ रहे हैं फंक्शन, साइटोप्लाज्म का फंक्शन। अब बेटा इसको समझो, कोई सेल है, सेल है कोई, अभी बनाना नहीं है, ये एक सेल है। अगर इस सेल के अंदर हमें, जैसे कि पता है, हमें पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो हमने पढ़ लिया है, और हमें पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर बेटा ये साइटोप्लाज्म ना होता तो क्या होता, तो अंदर एयर होती, हवा होती, और अगर वो साइटोप्लाज्म ना होता तो ये सेल ऑर्गेनल मूव कर रहे होते, इधर उधर भाग रहे होते हवा में, और इधर उधर टकराते, स्ट्राइक करते उसकी मेम्ब्रेन से। तो इसके इन स्ट्रक्चर्स के फंक्शन कुछ और होते उस टाइम पे। लेकिन ये साइटोप्लाज्म है, भरा हुआ लिक्विड, और वो लिक्विड, वो जो लिक्विड है, उस लिक्विड में हर एक सेल ऑर्गेनल पड़ा हुआ है।
जिसकी वजह से उस लिक्विड ने इस सेल ऑर्गेनल को होल्ड करके रखा हुआ है। जो लिक्विड बना है वो इन सेल ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखता है ताकि ये इधर उधर भागे ना, मूव ना करे और अपना फंक्शन ये इजीली परफॉर्म करे। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि ये सेल ऑर्गेनल्स को पकड़ के रखता है। लिख देता हूं फंक्शन पहला, इट होल्ड्स different cell organelles. It holds different cell organelles. ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को पकड़ के रखता है। और देखो बेटा ये वाला साइटोप्लाज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो क्या, सेल के अंदर मैंने माना, ऐसा सपोज करते हैं कि यहां पे कोई सेल ऑर्गेनल था और इस सेल ऑर्गेनल ने कोई चीज, कोई केमिकल, इस सेल ऑर्गेनल ने कोई केमिकल रिलीज किया है और इसने जो केमिकल रिलीज किया वो केमिकल किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल को चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे एक दूसरा सेल ऑर्गेनल है और ये केमिकल जो इस वाले ने रिलीज किया है, ये केमिकल इस वाले सेल ऑर्गेनल को चाहिए। तो ये केमिकल जाएगा कैसे? इसके पास हाथ पैर थोड़े ना है जो चल के वहां चला जाएगा कि अब मैं जा रहा हूं उसके पास, ऐसा नहीं है। इसको बेटा यहां से यहां पे ले जाने में हेल्प करता है ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जैसा कि साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, तो वो लिक्विड उसमें स्टार्ट होता है मूवमेंट, और वो लिक्विड जब मूवमेंट स्टार्ट करता है तो ये केमिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, ये इसका फंक्शन है। दूसरा फंक्शन में लिख रहा हूं, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट of materials from one place to another within a cell। ऐसा नहीं है सेल के बाहर भेज देगा, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल सबको क्रॉस करके बाहर भेज दिया। सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह भेज देगा। तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदिन अ सेल, विदिन अ सेल। तो ये साइटोप्लाज्म का दूसरा फंक्शन है। और बेटा ये जो इसका फंक्शन है, ये वाला दूसरा वाला, कि ये मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाता है, ये जो इसका प्रोसेस होता है, ये टोटल इसमें 13 हो गए। तो बेटा ये जो इसका फंक्शन है, ये जो इसका फंक्शन है कि ये मटेरियल्स को मूव करवाता है इधर से उधर सेल के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लोसिस, या फिर हम इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये जो दोनों वर्ड अभी मैंने बताए ये आपको सीबीएसई में नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। वो स्कूल्स में जहां पे टीचर बहुत ज्यादा फोकस करता है बायोलॉजी पे, वहां पे उन स्कूल्स में आपको पता चलता होगा जरूर कि आपके स्कूल में जो टीचर है साइंस का, वो बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करता है कि केमिस्ट्री पे या फिजिक्स पे।
तो वो टीचर जो बायोलॉजी पे अच्छा फोकस करता होगा आप लोग के जिसके भी स्कूल में, वहां पे हो सकता है कि ये वर्ड आपको मिल जाए, लेकिन मेनली बेटा ये वर्ड आपको ओलंपियाड में जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या होता क्या है, यही यही जो प्रोसेस है कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल्स को भेज सकता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये जो सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, हमने लिखा कि साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ सेल थ्रू साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विद इन अ सेल। इसी में आगे लिख देता हूं, थ्रू साइक्लोसिस, या फिर इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। मतलब साइटोप्लाज्म का मूव करना इधर उधर। ये दोनों वर्ड अलग से अंडरलाइन कर लेंगे, हो सकता है कि कहीं ओलंपियाड में पूछ लिए जाए। साइटोप्लाज्म के बारे में बेटा इतना था, साइटोप्लाज्म खत्म। किसी को कुछ डाउट है तो लिखे, और नहीं तो फिर यस और नो में बताओ, हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम आगे बढ़े, यस और नो, आगे बढ़े? ओके हितेन ख्वाहिश, ओके बेटा डन, इतना लिख लिया है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके ईशान, आदर्श, ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके दीक्षा, अतुल, बेटा देखो, ठीक है मानस, ठीक है बेटा देखो, हमने अभी 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 जस्ट हमने बेटा खत्म किया एक टॉपिक साइटोप्लाज्म, और बेटा इसके पहले हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तब आपको बताया था कि सेल के अंदर मेन 3 कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ये तीनों मेन कंपोनेंट है, और हमने अभी अभी ये तीनों मेन कंपोनेंट हमने खत्म कर दिए, ये हमने पढ़ लिया। और मैंने बताया था कि इसके अलावा हमें सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनलीज, इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो अब हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी। पहले हम लिख लेते हैं कि सेल ऑर्गेनल होता क्या है। लिख देता हूं सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है। सेल ऑर्गेनल्स, तो मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सिंपल सा है, डिफरेंट structures are found in the cytoplasm, and these are called cell organelles। तो जो भी स्ट्रक्चर हमें साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनलीज। फॉर एग्जांपल, गोल्जी बॉडीज, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर एग्जांपल राइबोसोम, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट वन वैक्यूल, नेक्स्ट वन
lysosome. Next one is plastid. तो ये मैंने कुछ सेल ऑर्गेनल्स के एग्जांपल्स लिखे और हम इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे। अगर कोई छूट रहा है इसमें तो मैं आपकी बुक में देख लूंगा एक बार कि कोई एक्स्ट्रा तो नहीं दिया है। वैसे तो बेटा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है क्योंकि इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खत्म करने की इसको। ठीक है, तो इतना लिख लिया सबने, मैं आगे इसको रब कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रब कर रहा हूं बेटा। ठीक है दीक्षा, ओके, थैंक यू, बताया आपने। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अपना पहला सेल ऑर्गेनल, और इसका नाम है, कौन सा स्टार्ट करूं? मैं स्टार्ट करता हूं कोई सेल ऑर्गेनल जो पहला नाम लिखा था गोल्जी बॉडीज, स्टार्ट करता हूं। पहला सेल ऑर्गेनल हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है गोल्जी बॉडीज। तो पहली बात तो आपने अगर स्टडी आपने रीड करा होगा इस चैप्टर को, तो वहां पे आपके चैप्टर में बेटा येलो बॉक्स में बताया है, एक येलो बॉक्स में बताया है कैमिलो गोल्जी के बारे में। हमने फर्स्ट डे भी ये नाम लिखा था, कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी ने ये सेल ऑर्गेनल डिस्कवर किया था और कैमिलो गोल्जी ने बताया था कि इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसका क्या फंक्शन है। अभी वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली बात तो डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पे ही इसका नाम रखा गया गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस। अब मैं आपको बताता हूं कि गोल्जी बॉडीज कैसा होता है। ये देखो बेटा, सेल में बेटा जहां पे न्यूक्लियस होता है, तो हम न्यूक्लियस के चारों तरफ पहले तो हमें मिलता है एक दूसरा स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। और न्यूक्लियस के ऊपर ज्यादातर, मैक्सिममली न्यूक्लियस के ऊपर हमें कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। इनको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। एक चीज बेटा याद रखेंगे कि एनिमल सेल है ये, एनिमल सेल में ये जो गोल्जी बॉडीज होते हैं ये ज्यादातर न्यूक्लियस के ऊपर हमें साथ में ही मिलते हैं। लेकिन प्लांट सेल में जिसमें दो लेयर्स होती हैं, प्लांट सेल में हम पहली बात तो पढ़ेंगे कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो सेल ऑर्गेनल है वो ज्यादातर जगह ले लेता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में मिलता है। और प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज हमें एक जगह पे नहीं मिलता है। प्लांट सेल में हमें गोल्जी बॉडीज बहुत सारी इधर उधर जगह, हमें प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज स्कैटर्ड मिलती हैं, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड मिलते हैं।
लेकिन एनिमल सेल में हमें गोल्गी बॉडीज एक ही जगह पे इनका क्लस्टर मिलता है, और प्लांट सेल में ये अलग अलग जगह पे मिलते हैं। इसीलिए प्लांट सेल में हम गोल्गी बॉडीज को हमने दूसरा नाम दिया है। प्लांट सेल के गोल्गी बॉडीज को हम बोलते हैं डिक्टायोजोम। मतलब डिक्टायोजोम और गोल्गी बॉडीज एक ही बात है, लेकिन ये इनका स्ट्रक्चर प्लांट में और एनिमल में अलग अलग है, इसलिए हमने इनको अलग अलग नाम दिया है। तो प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडीज होते हैं वो अलग अलग जगह पे मिलते हैं, इसकी वजह से इनको हमने नाम दिया है डिक्टायोजोम्स। डिक्टायोजोम ही गोल्गी बॉडीज है, लेकिन प्लांट में और एनिमल में अलग अलग नाम है। डायग्राम बेटा डन करो, उसके बाद आगे लिखते हैं उसके नोट्स थोड़े बहुत, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। डायग्राम कंप्लीट करो। ओके ख्वाहिश, दीक्षा, यू गाइज आर वेरी फास्ट, जल्दी बनाया आपने। ख्वाहिश, दीक्षा बेटा रीडिंग कर रहे हो ना बुक से, यस और नो? ओके रितिका डन, हितेन डन, मानस डन, तन्मय डन, दीक्षा ओके, ख्वाहिश आप रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। आदर्श डन, ठीक है, सबका हो गया। तो मैंने आपको बताया, ओके आदर्श, आपको बताया मैंने कि प्लांट सेल में, मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में गोल्गी बॉडीज को हम अलग अलग नाम दिया है हमने। तान्या बेटा आज तुम थोड़ा लेट आए हो, डेली वैसे तो लेट ही आते हो, और लेकिन बेटा आज ना तान्या बेटा, आज ना मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया अभी, और इसके आपको चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे इसका वीडियो, तो उसको देख लेंगे, वहां से जरूर इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तान्या बताओ मुझे कैसे हो, ठीक हो? ओके हेलो बेटा। चलो बेटा हम इसके गोल्गी बॉडीज के नोट से स्टार्ट करते हैं। ओके तान्या, ठीक है, इसके हम नोट से स्टार्ट कर रहे हैं गोल्गी बॉडीज के। मैंने आपको बताया कि एनिमल सेल में इसको हम गोल्गी बॉडीज ही बोलते हैं, लेकिन प्लांट सेल में हम इसको बोलते हैं डिक्टायोजोम। तो मैं लिख देता हूं, कि फाउंड नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। मैंने आपको बताया कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास मिलता है ये, और प्लांट सेल में स्कैटर्ड मिलते हैं। फाउंड scattered in plant cell, so there these are called dictyosome। ठीक है बेटा, तान्या मैंने यही बताया था अभी कि डिक्टायोजोम क्यों बोलते हैं, तो उसी को मैंने एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे मैंने वही पॉइंट लिख दिया है। तो हमने देखा कि गोल्गी बॉडीज कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास मिलता है, और प्लांट सेल में इसको हम डिक्टायोजोम बोलते हैं क्योंकि स्कैटर्ड मिलता है। अब मैं बताता हूं कि गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखो ये वाला चीज ध्यान दो, अब मैं सिर्फ गोल्गी बॉडीज बनाऊंगा, सेल पूरा नहीं बना रहा हूं। ये देखो बेटा, अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था
तो गोल्गी बॉडीज का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था बेटा। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कि ट्यूब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पॉइंट पे लिख दे रहा हूं, ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक वही मतलब है ट्यूब या ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल लाइक structures, tubule like structures called cisterns। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ये वाला सिस्टर्न। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल लाइक, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सिस्टर्न। ये एक सिस्टर्न है, ये सिस्टर्न है, ये एक सिस्टर्न है। तो बहुत सारे सिस्टर्न्स मिलके गोल्गी बॉडीज बनाते हैं। तो ये सिस्टर्न है, ठीक है, सिस्टर्न बोलते हैं इसको। तो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं कि गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। एक दिन किसी ने पूछा था मुझसे, किसी ने पूछा था कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। शायद दीक्षा ने या ख्वाहिश ने पूछा था कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। तो बेटा मैंने उस दिन बोला था कि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, ख्वाहिश ने पूछा था, याद है मुझे भी, ठीक है। तो मैं उस दिन मैंने बताया था कि मैं इसको आगे फिर डिस्कस करूंगा। बेटा ये जो गोल्गी बॉडीज हैं, ये हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। और मैं जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाऊंगा तो हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब मैंने उस टाइम पे बताया था। उस टाइम पे बेटा मैंने मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनना, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। उस दिन मैंने बताया था। और अभी मैं बता रहा हूं कि गोल्गी बॉडीज हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि कैसे ये हेल्प करते हैं। ये देखो बेटा, ध्यान दो। मैंने आपको बताया था अभी, मैंने आपको अभी बताया था कि यहां पे कहीं पे मिलेगा न्यूक्लियस। ये अब जो मैं बना रहा हूं, नहीं भी बनाओगे तो कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ कहीं न्यूक्लियस मिलता है। और मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें मिलते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बताया था, ये स्ट्रक्चर्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, हमें पहले से पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। अब ये वाली बात सुनो, ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हम पढ़ेंगे इसको। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन और लिपिड। क्या कह रहा हूं मैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया प्रोटीन, इसने बनाया लिपिड। तो प्रोटीन और लिपिड इसने बनाया, और प्रोटीन और लिपिड बना के इसने भेज दिया उसको गोल्गी बॉडीज को। गोल्गी बॉडीज क्या करेगा इसका? गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज इस प्रोटीन और लिपिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये गोल्गी बॉडी इस तरफ से एब्जॉर्ब करके इस प्रोटीन और लिपिड को आगे भेज देगा। और फाइनली ये गोल्गी बॉडी इस प्रोटीन और लिपिड को, इस प्रोटीन और लिपिड को एक मेम्ब्रेन से पैक कर देगा। एक तरह से इसकी जो अपनी मेम्ब्रेन है, मैं आपको दिखाता हूं। ये कुछ पहले ऐसा करेगा, बनाएंगे नहीं। ये देखो बेटा,
ये पहले क्या करेगा कि इसमें कुछ इस तरह से इसको ऐसे कवर कर देगा, और फाइनली ये प्रोटीन और लिपिड को एक गोले के अंदर पैक कर देगा और भेज देगा जहां पे जाना होगा। और जैसा कि इस गोले के अंदर क्या है, इस सर्कल के अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, प्रोटीन और लिपिड है, तो ये प्रोटीन और लिपिड को कहां भेजेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और वहां पे जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जुड़ जाएगा, और इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ा होगा, उसका और ज्यादा सिंथेसिस होगा, और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन का बनना। ठीक है, और एक चीज और, एक वर्ड लिख देता हूं बस, इस गोले को हम बेटा बोलते हैं वेजिकल्स, इसको हम बोलते हैं वेजिकल, इसको हम बोलते हैं वेजिकल्स। अच्छा ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटीन और लिपिड था, मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटीन और लिपिड था, किसने बनाया है, ये गोल्जी बॉडी ने नहीं बनाया है, ये बनाया है इसने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ये बनाया है ईआर ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था इसने, लेकिन गोल्जी बॉडीज ने क्या किया, उसको पैक कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया। तो गोल्जी बॉडीज का काम है प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करना, उसको पैक करना, और जहां पे जरूरत है वहां पे भेज देना, ये काम है। अब हम लिख लेते हैं इसका फंक्शन, गोल्जी बॉडीज का फंक्शन, इसका फंक्शन है, इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन comma packaging and transport of materials को मॉडिफाई करना, पैक करना और ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका काम है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज बेटा क्लियर सबको, आगे बढ़े, गोल्जी बॉडीज क्लियर सबको, यस और नो, आगे बढ़े। ठीक है, ख्वाहिश ओके, ठीक है, नोट हो गया है बेटा, ओके आदर्श, नोट हो गया बेटा, इसको नोट नहीं किया जिसने स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे बढ़ते हैं, अनिमेश, मानस, ओके, आदर्श, दीक्षा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रितिका, can we write that it also helps in biogenesis? Yeah, of course, sure, we can write this, and that Golgi bodies helps in membrane biogenesis also, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है, इसको रब करता हूं। अब आ जाते हैं बेटा अपने किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल की स्टडी करते हैं, और जैसा कि अभी हमने थोड़ा बहुत ईआर के बारे में पढ़ा है, तो इसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है, ये भी वैसे ही स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत दिख रहा था गोल्जी बॉडीज की तरह, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा था ये, जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है,
तो न्यूक्लियस के आपको और डीप डायग्राम बताता हूं इसका। ये देखो बेटा, बेटा न्यूक्लियस में मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया कि नहीं। ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर वही जेनेटिक मटेरियल हमारा क्रोमोसोम है और न्यूक्लियस के अंदर एक चीज थी न्यूक्लियोलस। ये सब चीजें हमें पता है। ये वाली बात बेटा ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस जो होता है इसमें दो लेयर होती है। तो न्यूक्लियस की बेटा जो लेयर है वो डबल लेयर है, पहली बात याद रखेंगे। पता नहीं मुझे वहां पे बताया नहीं कि नहीं बताया मैंने, यहां पे याद रखेंगे अब कि न्यूक्लियस में दो लेयर होती है। न्यूक्लियस कंटेन्स डबल लेयर्ड कवरिंग। और बेटा देखो, इसकी जो डबल लेयर्स होती है वो कहीं कहीं पे फ्यूज होती है, कहीं कहीं पे वो फ्यूज्ड है, जिसकी वजह से उसमें कुछ पोर्स बन रहे हैं, कुछ होल्स बन रहे हैं। किस लिए? ताकि अंदर से चीजें बाहर मूव हो सके, बाहर से अंदर आ सके। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अभी डायग्राम बेटा बनाना नहीं, मैं टाइम दूंगा क्योंकि इसमें मैं और भी चीजें बनाने वाला हूं। ये ध्यान दो बेटा, ये वाला बात सुनो बहुत ध्यान से। न्यूक्लियस की जो बाहर वाली लेयर होती है, न्यूक्लियस की जो बाहर वाली लेयर होती है, न्यूक्लियस की जो बाहर वाली लेयर होती है, ये लेयर कॉन्टिन्यूअस होती है और यही बाहर वाली लेयर फॉर्म करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो कैसे, मतलब ये जो मैंने बनाया है, मतलब कि ये बाहर वाली लेयर से स्टार्ट किया और पूरा इधर उधर बना के वहीं पे एंड भी किया। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूं बेटा, देखो फिर से बनाता हूं, आपको समझ में आना चाहिए जरूर। मैंने क्या किया बेटा कि न्यूक्लियस की मैंने बेटा न्यूक्लियस की जो बाहर वाली लेयर थी, चलो सिंपल बनाता हूं, और ये न्यूक्लियस की बाहर वाली लेयर को ही मैंने कुछ इस तरह से ऐसे दिखाया है। यहां पे बना देता हूं एक, यहां बना दिया एक, इधर पे एक बना देता हूं यहां पे। ठीक है, अब क्लियर होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कैसा है, ट्यूब लाइक तो है, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक पॉइंट में लिखता हूं पहले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अराउंड न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है। ये पॉइंट लिखते हैं, ट्यूब लाइक structures found around the nucleus। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जो न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, और देखो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं। टू टाइप्स, बहुत लोगों को पता होगा ये बात, बहुत लोगों को जरूर पता होगा। दो टाइप होते हैं इसके। इसका फर्स्ट टाइप है बेटा रफ
रफ एंड स्मूथ, हाँ बहुत लोगों को पता है, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग को जब कोई चीज पता होती है ना तो मुझे आसानी हो जाती है बताने में, तो मैं बेसिक से हट जाता हूं और फिर डीप में पढ़ाने लगता हूं। ठीक है, ये देखो बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है जो आपको पता है, दूसरा है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो इसके टाइप हैं। अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ओके बेटा मानस, एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे। मैं ये थ्योरी रब कर रहा हूं, जो मैंने लिखा है ये डायग्राम बना रहेगा। हाँ ओके तान्या, ये देखो पहले मैं बेटा स्टार्ट कर रहा हूं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले, और कुछ लोग को पता है पहले से ही। ये वाला ध्यान दो बेटा, ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें एक दूसरा सेल ऑर्गेनल इसके साथ जुड़ा हुआ मिलता है इसके सरफेस पे, और इस सेल ऑर्गेनल का नाम है राइबोसोम। इसका नाम है राइबोसोम। तो इसके पूरे पूरे सरफेस पे हमें मिलता है। अगर अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जुड़ा हुआ है तो हम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाला जो इसमें मैंने जोड़ दिया राइबोसोम, तो इसका नाम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप डायग्राम सेम ऐसे बना रहे हो तो बेटा यहाँ पे सही कर लेंगे। ये अब हो गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं जुड़ा हुआ है तो ये स्मूथ है, तो हम इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैम मेरी नेक्स्ट क्लास कितने बजे? हाँ थोड़ा लेट करना ना उसको, ये टॉपिक में टाइम लगेगा 5 10। बेटा देखो, तो इसमें नहीं जुड़ा है। सिंपली कहने का मतलब है बेटा देखो, ये वाला नहीं बनाना। ये देखो, ये एक लेयर थी, इसमें मैंने ये लगा दिया, ये रफ हो गया। ये लेयर थी, इस पे कुछ भी नहीं लगा है, तो ये स्मूथ है। इसीलिए तो हमें पता चलेगा कि क्यों नाम है इसका रफ, क्यों नाम है इसका स्मूथ। अब देखो बेटा, देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लेते हैं क्या होता है। When ribosomes are found on the surface of endoplasmic reticulum, on the surface of ER, then it is called rough endoplasmic reticulum, then it is called RER। ठीक है, देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। सिंपल सी बात है बेटा, ये ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात है। ये जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम, ये जो राइबोसोम लगा है, राइबोसोम का बेटा काम होता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
ये बनाना नहीं है। देखो ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। ये जो चीज बनाई मैंने, ये है प्रोटीन, और ये है राइबोसोम। तो राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, और यहां पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगा है। तो सिंपल है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और यहाँ पे राइबोसोम लगा है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा। तो हम लिख लेते हैं बेटा इसका फंक्शन। तो इसका फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द synthesis of प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। हमने पढ़ लिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रब कर दूं, डन। ठीक है अतुल, ओके बेटा, थैंक यू। रब कर देता हूं। ओके रितिका, ओके मानस, दीक्षा, ओके। हमने रफ पढ़ लिया, ठीक है सुजल, ठीक है, रफ पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं आदर्श, अब हम आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। सेकेंड टाइप है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमें अब पता है कि क्योंकि इस पे राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसी को लिख लेते हैं पॉइंट को। When ribosomes are not found at the surface of endoplasmic reticulum, at the surface of endoplasmic reticulum, then it is called smooth endoplasmic रेटिकुलम। अगर इसके सरफेस पे नहीं मिलता है राइबोसोम, तो हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन के अलावा दूसरा कंपोनेंट है लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और फैट बनाता है। ठीक है ख्वाहिश, आपको पता है, वेरी गुड, फैट और लिपिड बनाता है। फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन, it helps in the synthesis of fat and lipid। फैट और लिपिड का सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, ठीक है। और कोई भी वर्ड, फैट और लिपिड होता क्या, ऑयल के जैसा होता है, आपको पता होगा। फैट और लिपिड ऑयल के जैसा होता है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में ये नहीं घुलता है, ठीक है। हायर क्लासेस में हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा तो बाउंस हो जाएगा। फिर हम ऑफलाइन में जब मिलेंगे तो मैं आपको कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा और बताने की, ठीक है। और जैसे जैसे ओलंपियाड्स आते हैं आपके करीब पास में आ जाएंगे, तो हम और ज्यादा से ज्यादा वहां पे स्टडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर में मैंने आपको दो
सेल ऑर्गेनल 3 बताए, एक साइटोप्लाज्म, एक गोल्जी बॉडीज और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीनों के बारे में आई होप आप लोग स्टडी करोगे, रीड करोगे। एनसीईआरटी से बेटा जरूर रीड करना। कोई भी वर्ड ऐसा होता है जो नहीं समझ में आएगा उसको मैसेज कर देंगे, ठीक है। आप लोग पहले से आई थिंक बहुत होशियार हो, आप लोग के वो नहीं आते हैं मैसेज, कोई भी डाउट का मैसेज नहीं आता है ग्रुप पे, ठीक है। बाकी हायर स्टूडेंट्स पूछते हैं बेटा, 11th के 12th पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है, उनको काफी डाउट आते हैं। लेकिन आप लोग तो मुझे लगता है काफी इंटेलिजेंट, तो आप लोग को डाउट नहीं आते हैं, ठीक है बेटा। फिर इतना हमने आज कवर किया है, आप लोग इसको जरूर कवर करिएगा, बुक से रीडिंग करो बेटा और पढ़ते रहो, सेफ रहो। चलो बाय बेटा सबको, बाय लिखो। एंड नहीं लिखूं, एंड नहीं करूं, इसी पे दूसरा होगा बेटा, ठीक है। आप लोग वेट वेट करना इसी पे ही, दूसरी क्लास आपकी यहीं पे शुरू होगी इसी वाले उस पे, ठीक है बेटा। बाय, मैं जा रहा हूँ दूसरी क्लास में। बाय बेटा सबको, बाय बाय, घर पे पढ़ना, अच्छे से रहो। पबजी नहीं खेलना लड़कों, गर्ल्स टिकटॉक कम चलाएंगे। चलो बाय सबको।